मैथ्स में चैप्टर 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड का हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसमें से चैप्टर 8 नाम है लंब वृत्ताकार बेलन। लंब वृत्ताकार बेलन, इस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। पहले एक बेसिक जो फॉर्मूलाज वगैरह है उस सबको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का करेंगे। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि मेरे इस चैनल के द्वारा पूरा मैथ्स बुक का चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट और उसका एक्सरसाइज को हम लोग पार्ट करके देते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि चैप्टर 8 का लंब वृत्ताकार बेलन के बारे में पहले कॉन्सेप्ट देते हैं, और अगर समय मिलेगा तो इसमें कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे, फिर अगले वीडियो में इसको बाकी काम पूरा करेंगे। तो लंब वृत्ताकार बेलन, एक्चुअली यहाँ मूल रूप से हम लोग बेलन ही समझ करके काम करते हैं, लेकिन लंब वृत्ताकार बोलने का तात्पर्य है कि जो बिल्कुल लंबवत रूप में आधार पर जब खड़ा होता है, माने आधार के ऊपर में अगर लंबवत खड़ा होता है तो उसको कहते हैं लंब वृत्ताकार। जैसे कोई अगर ऐसे भी है, कोई इस तरह का बना हुआ मान लीजिए है, इस तरह का अगर बना हुआ है तो ये लेकिन लंब वृत्ताकार नहीं होगा। बेलन तो ऐसा भी हो सकता है, पाइप है तो पाइप में उसमें क्या है, उसका जो आधार है, आधार के ऊपर ये एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं है, तो ये सीधा खड़ा नहीं है तो ये लंब वृत्ताकार बेलन नहीं कहलाएगा। हमको इसको लेकर के अभी नहीं चलना है, हमको इसको लेकर के चलना है जिसमें बिल्कुल सीधा इसके आधार के ऊपर में सीधा खड़ा है। चलिए अभी इसमें क्या क्या होता है इसको अगर अच्छी तरह से हम देखें तो इसमें देखिए क्या है कि इसका ये वाला जो भाग है ये वृत्ताकार होता है। ये तो दो इसका जो फलक है, फलक बोलते हैं मैंने सामने वाला भाग को, तो ये दो भाग इसका वृत्ताकार होता है, और इधर से ये जो है इसमें ये वाला लाइन जो हम लोग खींच के रखे हैं, ये एक तरह से ये ऊंचाई को शो करता है, हाइट को शो करता है। आधार जो होगा वृत्ताकार, उस वृत्ताकार आधार में चूंकि वृत्त का अर्धव्यास होता है, हम लोग जानते हैं, थोड़ा बड़ा बना करके समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये ऐसे समझ लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके, ठीक है। नीचे का आधार है और ऊपर भी एक तरह से आधार से इसमें कोई बात नहीं, दो फलक होता है वृत्ताकार, तो इसमें ऊंचाई ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो लिया जाता है ये ऊंचाई लिया जाता है, h, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। इसमें ये वृत्त है तो वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होगा, उस केंद्र से ऐसे यदि ऐसे हम एक लाइन मिला देते हैं तो इसको हम लोग अर्धव्यास कहते हैं, इसको शॉर्ट में r बोलते हैं। अगर पूरा ले लेंगे तो ये हो जाएगा व्यास। तो एक तरह से इसमें आधार जो होता है वो कैसा होता है, वृत्त जैसा होता है, मतलब वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो आधार का अगर हम अर्धव्यास, ज़्यादातर हम लोग क्या मानते हैं अर्धव्यास को, तो r मानते हैं, तो हम r मान लिए। ठीक है, और इसमें जो बेलन है, कौन सा बेलन बोले, लंब वृत्ताकार बेलन, बार बार यूज करेंगे बेलन ही। बेलन की ऊंचाई की बात करेंगे हम तो उसको हम लोग h मान लेते हैं। ठीक है, तो अब बेलन के लिए क्या क्या सूत्र एप्लीकेबल यहाँ पर है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इसमें होता है पार्श्व तल का क्षेत्रफल। पार्श्व तल, जिसको कि कोई वक्र तल भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, वक्र तल का क्षेत्रफल इसमें निकालना होता है। पार्श्व तल का क्षेत्रफल या वक्र तल का क्षेत्रफल, ये कैसे निकलता है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 2πRh। 2π, इस 2πRh को थोड़ा सा व्याख्या करके भी देख सकते हो फॉर्मूला को, 2πr गुने h अलग अलग रहता है। तो 2πr पहले से अगर हम लोग सोचें तो आधार जो है, ये आधार में 2πr का मतलब हम लोग पहले से जानते हैं, ये 2πr का मतलब वृत्त के लिए जानते हैं हम लोग क्या होता है, परिधि होता है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि आधार की परिधि गुने ऊंचाई, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। कैसे, आधार की परिधि गुने ऊंचाई। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल के लिए ये सूत्र हो गया। उसके बाद इसमें दूसरा चीज लिया जाता है
संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, ये दूसरा फॉर्मूला होता है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। इस संपूर्ण तल को कोई कोई समग्र तल भी लिखता है, तो बात एक ही होता है, समग्र तल। ठीक है, समग्र तल का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो ये थोड़ा सा और विस्तारित करके भी समझ लेने से अच्छा रहेगा कि इसमें जो पार्श्व तल का क्षेत्रफल होता है ना, पार्श्व तल का मतलब 2πRh जो पार्श्व तल का क्षेत्रफल है, उसमें हम आधार का जो क्षेत्रफल है, एक आधार है ये, इसी के जैसा ये वाला ऊपर का जो क्षेत्रफल होगा ये भी हो जाएगा। तो ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और ये दो गो है क्योंकि एक नीचे और एक ऊपर, जैसे 2πr² है, मगर इसमें से जोड़ देते हैं, मतलब पार्श्व तल का क्षेत्रफल में आधार जो दोनों है, उस दोनों आधार वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, तो ये वाला जो बनता है वो समग्र तल या संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बनता है। इसमें थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ाएं हम, तो ये काम करते हैं कि 2πr, देखो इसमें दोनों में कॉमन हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2πr कॉमन, तो h इधर बचेगा और उधर r बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहें तो वैसे लिख सकते हैं, आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणे ये वाला अंदर में ऊंचाई प्लस अर्धव्यास, या अर्धव्यास प्लस ऊंचाई, अर्धव्यास प्लस ऊंचाई, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होगा। तीसरा जो फॉर्मूला इसमें मेन आता है वो है आयतन के लिए फॉर्मूला। आयतन माने किसका आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन के लिए फॉर्मूला, ये आयतन के लिए फॉर्मूला जब हम लेते हैं तो लेते हैं πr²h। ठीक है, πr²h, ये πr² का मतलब ये आधार का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, गुणे ऊंचाई, मतलब ये भी लिख सकते हैं। हालांकि बाद में हम लोग डिडक्ट करेंगे बहुत सारा फॉर्मूला, जैसे मान लो कभी हमको अगर ऊंचाई निकालना हुआ तो हम चाहेंगे तो कर सकते हैं कि बेलन का आयतन दिया हुआ है और उसमें आधार का क्षेत्रफल से बटे करेंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा। वो सब बनाते बनाते मैथ में कर लेंगे। जैसे हम ऐसे यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं कि मान लीजिए कि हमको अगर ऊंचाई निकालना हो और कभी हमको आयतन बेलन का दे दिया है और आधार का क्षेत्रफल दे दिया, तो हम क्या करेंगे सीधा कि बेलन का जो आयतन है उसमें से अगर हम क्षेत्रफल से भाग दे दें तो हमको ऊंचाई निकल जाएगा। ऐसे ही अगर ऊंचाई यहाँ पर निकालना हो, जैसे ये वाला फॉर्मूला से, तो यहाँ पर पार्श्व तल का क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है और हमको आधार की परिधि दिया हुआ तो ऊंचाई निकल जाएगा। तो ऐसे करके हम डिडक्ट करके बीच में और फॉर्मूला मैथ बनाते बनाते भी देख सकते हैं। तो मेन रूप से फॉर्मूला जो है वो तीन ही होता है, क्या, पार्श्व तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल और बेलन का आयतन, ये तीन मूल फॉर्मूला है। लेकिन कभी कभी इसमें खोखला बेलन का बात आ जाता है। हालांकि वो हम लोग अगर इसको समझ लेंगे तो उसी से काम चल जाएगा। ये खोखला बेलन का मतलब क्या हुआ, जैसे अंदर से यदि खाली, जैसे पूरा भरा हुआ, इसका आयतन निकाल, और एक अंदर से खाली जैसे होता है। अंदर से खाली का मतलब उसका कुछ ना कुछ मोटाई अलग से दिया रहेगा, जैसे ये है तो ये इसका कुछ मोटाई दिया हुआ है ऐसे करके। तो ऐसे में मतलब दो तरह से ऐसे मान लीजिए, ऊपर भी वैसे समझ करके करना पड़ेगा, ये ऐसे, ठीक है। ये खोखला बेलन का मतलब क्या हुआ, अंदर से खाली है लेकिन कुछ तो मोटाई होगा उसका अपना, तो मोटाई होने के चलते इसमें दो अर्धव्यास दिया हुआ रहता है। एक रहता है बाहरी अर्धव्यास दिया हुआ रहेगा, जिसको मान लीजिए हम अगर मान लेते हैं R1, और दूसरा होता है भीतरी अर्धव्यास, भीतरी अर्धव्यास, उसका मान लेते हैं मान R2। ठीक है, तो ऐसे में ऊंचाई लेकिन दोनों का एक ही रहेगा, ऊंचाई क्या रहेगा, h रहेगा मान लीजिए। तो इसमें हमको यहाँ पर अगर आयतन निकालना हो या संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना हो तो कोई एक, ज़्यादातर इसमें आयतन पर ही क्वेश्चन देता है, इसलिए आयतन निकालने में हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन निकालना है तो बड़ा सिंपल बात समझ लेना है कि बाहरी जो आयतन है वो एक निकाल लेंगे। बाहरी आयतन मतलब पूरा लेकर के बाहरी आयतन, और उसमें से माइनस कर देंगे भीतरी आयतन को। तो भीतरी आयतन को माइनस करेंगे मतलब जैसे बाहरी आयतन क्या हो जाएगा, πr1²h,
जैसे आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माने अर्धव्यास, बाहरी अर्धव्यास क्या होगा, R1 होगा, तो R1 भीतरी हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर एच, माइनस कर देंगे। इसको थोड़ा सा और बना करके अगर लिखना है, थोड़ा आगे बढ़ा करके, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पाई एच इसमें कॉमन ले लेंगे, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा, होगा, कर दिया। हमने देखा कि ये वाला फॉर्मूला को हम थोड़ा सा अगर चलें, इसमें एलजेब्रा का फॉर्मूला अगर लगा दें तो ऐसा भी बन जाएगा, ये पता है, पाई एच R1 माइनस R2 R1 प्लस R2, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। तो हम अभी क्या करते हैं, इसके अलावे एक फॉर्मूला आप इसमें आप लोग देखोगे कि बुक में ही एक दिया हुआ है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, वो है पेज नंबर 144 में एक फॉर्मूला है, पेज नंबर 144 में जो बुक है, इसमें पेज नंबर 144 में, इसमें रंगने के लिए खास तौर से, जैसे इस प्रकार का कोई अगर माने है और उसको रंगना है, तो रंगने में क्या होता है कि बाहर रंग रहे हैं और इसका मुंह भी खुला हुआ है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा बाहर तो रंगेंगे ही और साथ में ये वाला भाग को भी रंगेंगे, ये वाला भाग को, ये वाला भाग दिखाई पड़ रहा है ये वाला, तो इसको भी रंगेंगे हम, और इधर भी ये वाला भाग को रंगेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसका समग्र तल निकालना पड़ता है और खर्चा निकालना पड़ता है। उसके लिए एक स्पेशली खाली ये दो तरफ मुंह वहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों मुंह खुला खोखले लंबवृत्ताकार बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है, तो उसमें क्या होगा, 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू एच 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये अभी फॉर्मूला को यूज नहीं कर रहे हैं और यहाँ लिख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि एक बार शुरू में अगर ज़्यादा उलझाव हो जाएगा तो क्या होता है, मैथ बनाने के समय वो मैथ बनाते बनाते भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना फार्मूला को एक बार रिकैप कर लीजिए और इस पर हम फिर मैथ्स बनाएंगे, और मैथ्स बनाने के बाद जब वो नेसेसरी फार्मूला एक आधा और जो आएगा जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको फिर मैथ मैंने बनाते हुए ही हम समझा देंगे, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज अब शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में 1 नंबर क्वेश्चन में कुछ है नहीं, वो तो चित्र बना करके ऐसे खाली दिखना है। तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है मेन रूप से मैथ्स का 3 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। 3 नंबर 4 नंबर ये सब जो क्वेश्चन है इसमें से मैथ स्टार्ट हुआ है, और कुछ उदाहरण के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, उदाहरण के क्वेश्चन में भी किया जा सकता है। तो एक बार अपने से ट्राई करिएगा उदाहरण का क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। हम यहाँ पर शुरू करते हैं एक्सरसाइज का, पेज नंबर एक्सरसाइज का कितना, पेज नंबर है 146, पेज 146 में एक्सरसाइज 8, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 से मैथ्स मैंने दिया हुआ है, उसके बाद खाली चित्र को समझने के लिए दिया हुआ है। तो अगर समझना है तो ऐसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ 1 नंबर में है, 1 नंबर में ऐसे लिखा है, बड़ा सिंपल है कि बगल के चित्र की घन वस्तु को देखें व निम्न प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। क्या कि चित्र में ठोस वस्तु में कितने तल हैं, माने ऐसा बना हुआ है, इसे पूछ रहा है कि तल कितना है। तो तल मतलब देखो, ऊपर वाला एक तल होगा, एक नीचे वाला तल होगा और एक पूरा वक्र होगा, ठीक है। तो मूल रूप से इसमें 3 ही तल होंगे, है ना। तो अब इसके बाद बाकी जो ऑब्जेक्टिव है उसको अपने देख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर जाते हैं 3 नंबर जो मैथमेटिकल है। स्टील की पतली चद्दर द्वारा बने ढक्कन सहित एक ड्राम का व्यास है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्राम तैयार करने में यदि 2816 वर्ग सेंटीमीटर चद्दर लगी हो तो ड्राम की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ड्राम कैसा बना, यही जैसे ये चित्र बना हुआ है, इसी के जैसा एक ड्रम बना है, जिसमें क्या बोला है कि ढक्कन सहित होने का मतलब कि ये जो बना है ना, इसके ऊपर में ढक्कन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ढक्कन लगा हुआ बोलेगा तो मतलब हुआ कि ये वाला अगर खाली रहता, ये वाला नहीं रहता, मतलब ये ढक्कन नहीं रहता ये वाला, और या फिर ये नीचे भी खाली रहता है, तो हम क्या निकालते हैं, सिर्फ पार्श्व तल निकालते हैं। लेकिन ये तो रहेगा ही और साथ में ये भी रहेगा, तो इसका मतलब अब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, हम संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो एक तरह से दिया हुआ है व्यास इसका, तो हम एक बार लिखते हैं कि ड्रम का अर्ध व्यास, चूंकि व्यास लिखा है लेकिन हमको व्यास का फॉर्मूला कहीं लगता नहीं है, हम लोग का क्या फॉर्मूला लगाते हैं, अर्धव्यास से लगाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि व्यास जो होता है अर्धव्यास का दुगुना, या अर्धव्यास जो होता है व्यास का आधा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर क्वेश्चन में व्यास दे दिया है तो हम उसको अर्धव्यास निकाल लेते हैं, मतलब आर निकाल लेते हैं। तो आधा कर देंगे तो हो जाएगा, तो 28 है तो उसका 2 बटे कर दिए तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर है ना, मीटर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो गया। अब एक बात और ही बोल दिया कि ड्राम तैयार जो किया, इसको करने में कुल मिलाकर के इसको 2816 वर्ग सेंटीमीटर चादर लगी है। इस माने इसमें चादर जो माने स्टील जो लगा है वो कितना लगा है, टोटल 2816 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब कि बनाने में पूरा जो क्षेत्रफल लगा चादर का माने स्टील का, वो कितना लगा, 2816। इसका मतलब ये संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, तो इस प्रश्न के अनुसार से संपूर्ण तल या समग्र तल का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो हो गया इसमें 2816 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां से हम बात करते हैं कि जब ई दिया, देखो आर दिया हुआ हमको और संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो फिर निकालने के लिए क्या प्रश्न किया है, तो निकालना बोला कि तो ड्राम की ऊंचाई कितना है, ये निकालना है, ड्राम की ऊंचाई मतलब h निकालना है। क्या निकालना हमको, h निकालना है। अब देखिए संपूर्ण तल का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो इसका जितना मान निकाल करके आता वो हमको दे दिया है, कितना दे दिया है, 2816। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके बदले में ये जो फॉर्मूला है इसके बदले में ये लिख देते हैं, ठीक है, और अर्धव्यास का मान जितना है वो रख देते हैं, तो बाकी खाली इसमें कौन बच जाएगा, h बच जाएगा। तो बस उसको कैलकुलेट करेंगे, समाधान करेंगे और h का मान निकाल देंगे। मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम संपूर्ण तल का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच या एच प्लस आर बराबर 2816 वर्ग सेंटीमीटर, ये हम दे दिए, लिख दिए। इसमें से 2 पाई आर का मान 14 दे दिया है। अब पाई का मान हम लोग को पहले से वृत्त वाला में पढ़े हैं कि इसका मान हमेशा 22/7 होता है, और आर का मान कितना है, 14 है। फिर 14 प्लस एच बराबर 2816, ठीक है। इसमें से ये कट जा रहा है और ये पूरा यहाँ जो गुना है उधर लेके चले जा रहा है, तो 14 प्लस h बराबर कितना हो रहा है, 2816 बटे 2 गुने 22 गुने 2। इसमें समय बर्बाद होगा कि अगर h का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो कैलकुलेट करके आएगा उसमें उधर जाकर के 14 माइनस कर देंगे, जितना आएगा आंसर होगा। ये थोड़ा सा वर्क, हल्का सा वर्क है जो आप लोग अपने खुद करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक बार क्वेश्चन नंबर 4 भी ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं, आप लोग उतार लिए होंगे। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक घर के बरामदे में 5.6 डेसीमीटर व्यास एवं 2.5 मीटर लंबे 2 लंबवृत्ताकार खंभों की ढलाई करने में, खंभा ढलाई करना है माने पिलर, ठीक है, करने में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा। मसाला मतलब उसमें जो ढलाई करने के लिए वो गिट्टी, बालू, सीमेंट ये सब जो लगेगा वो मिला करके कितना लगेगा। प्रति वर्ग मीटर 150 रुपया के 125 रुपया के हिसाब से दोनों खंभों को प्लास्टर करने में कितना खर्च होगा, ये पूछ रहा है। 2 खंभा बनाना। पहले हम एक खंभे की बात करते हैं। तो खंभा स्वाभाविक है, बोला है ये कैसा होगा, तो ये बेलनाकार होगा। कैसा, यहाँ पर लिख भी दिया है, लंबवृत्ताकार खंभों की ढलाई करनी। तो खंभे की पहले क्या दिया हुआ है, का व्यास दिया हुआ है, का व्यास। तो हम डायरेक्ट व्यास के बदले मैंने व्यास से हम अर्धव्यास निकाल के रखते हैं। अर्धव्यास में क्या हो जाएगा, जितना व्यास है उसका आधा हो जाएगा। तो 5.6 डेसीमीटर है बटे 2 कर देंगे तो इतना डेसीमीटर होगा, मतलब 2.8 डेसीमीटर, ठीक है। एवं लंबाई दिया हुआ 2.5 मीटर, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोचना पड़ेगा हमको। यहाँ पर है डेसीमीटर में, और ऊंचाई जो दिया हुआ खंभे की ऊंचाई, यही सब पर हमको ध्यान देना। खाली फॉर्मूला पर नहीं ध्यान देना पड़ेगा हमको, उसमें बनाते समय में इकाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्या इकाई में चेंज करेंगे। तो खंभे की ऊंचाई जो h है वो दिया हुआ 2.5 मीटर,
अब यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया, ये है डेसीमीटर में और ये क्या हो गया मीटर में, तो ये अंतर हो गया। तो या तो हमको डेसीमीटर से मीटर में बदलना पड़ेगा या फिर मीटर से डेसीमीटर में, दोनों को एक इकाई में करेंगे तब मैथ बनाएंगे। लेकिन हम कौन सी इकाई में बदलें, डेसीमीटर वाला को मीटर में बदलें या मीटर वाला को डेसीमीटर में बदलें, नहीं पता हमको। इसके लिए पीछे में जो मान दिया वो उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर आगे में क्वेश्चन दिया है कि प्रति वर्ग मीटर 125 रुपये के हिसाब से, कितना रुपये के हिसाब से 125 रुपये के हिसाब से दोनों खंभों को प्लास्टर करने में कितना खर्च पड़ेगा। तो इसका मतलब प्रति वर्ग मीटर वहां पर है, तो वहां वर्ग मीटर के हिसाब से हमको मान दिया हुआ है, तो हम अगर इसको डेसीमीटर में रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो हमको इसको मीटर बदलना पड़ेगा। डेसीमीटर से मीटर में बदलने का मान होता है कैसे, 10 से भाग देते हैं, तो 0.28 मीटर हो जाएगा। तो दिक्कत है। अब इसमें तो खंभे का आयतन मैंने क्या करना, हमको ढलाई करना है, तो खंभे का आयतन निकालना पड़ेगा, खंभे का आयतन। लेकिन पहले क्या, एक खंभे का बात हम कर रहे हैं, तो खंभे का आयतन कितना निकलता, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसमें देखिए, तो यहाँ पर हम इकाई जब चेंज किए हैं तो यहाँ पर क्या किया, मीटर में कर दिए इसको, और यहाँ पर ये वाला क्या है, डेसीमीटर में है। ठीक है, अगर ये मीटर में है, अगर इसको हम डेसीमीटर में करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऐसा क्यों करेंगे, हमको ये प्रश्न को अच्छे से जब देखिएगा, इसमें दो बातें दिया हुआ है। ठीक है, दो बातें क्या है, एक तो हमको बोला है कि खंभों की ढलाई करने में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, तो ये हमको घन डेसीमीटर में आयतन पूछा, आयतन कितना होगा वो पूछा है। साथ में फिर बाहर इसको प्लास्टर करना है, उस प्लास्टर का खर्चा पूछा है, तो उसमें हमको लेकिन वर्ग मीटर में दिया हुआ है। तो दो इसमें पार्ट में हमको आंसर करना है। तो ऐसे में पहले हमको खंभे की जो ढलाई करनी है उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन यहाँ पर होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान यहाँ पर देखिए कितना है 2.8, डेसीमीटर में 2.8 है, तो हम 2.8 ही लिखेंगे, स्क्वायर होने के चलते 2.8 को गुना करेंगे। और इसमें h का मान 25 डेसीमीटर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वहाँ क्वेश्चन में बोला है कि कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा। ठीक है, अब इसको बड़ा सिंपल काट देते हैं, तो 0.7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 22 गुने 0.7 गुने 2.8 और इंटू 25 गुना करेंगे, तो जितना गुना करेंगे उतना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, इतना एक का। ठीक है, हाँ सॉरी, तो इसमें यहाँ पर नहीं, मैंने 7 × 28 4 हो गए, 0.4। ठीक है, उसके बाद इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आइए, लेकिन एक खंभे का आयतन है, चूंकि 2 खंभे का है तो इसलिए 2 खंभे का बात करेंगे। 2 खंभे का आयतन अगर निकालेंगे तो यहाँ पर सिंपल इतना जितना आएगा उसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 22 गुने 0.4 और गुने 2.8, ठीक है, और गुने 25 घन डेसीमीटर, इसको गुना कर लीजिएगा। अब इसके बाद एक और काम करना है, इसमें बोला है कि इसमें से फिर हमको प्लास्टर करना है बाहर, जो खंभा बनेगा उस खंभे को बाहर प्लास्टर करना है। तो बाहर प्लास्टर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पार्श्व तल का क्षेत्रफल, एगो का पार्श्व तल का क्षेत्रफल का निकालेंगे तो क्या होगा 2 पाई आर एच। यदि 2 का निकालना पड़ेगा, 2 का पार्श्व तल 2 खंभे का, तो क्या करना पड़ेगा और 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा 2 गुने 22/7, और यहाँ पर आर का मान क्वेश्चन से मिला के ध्यान से, आर का मान यहाँ पर ये वाला नहीं लेंगे, डेसीमीटर में नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में फिर बोला है प्रति वर्ग मीटर 125 रुपया के हिसाब से हमको खर्च करना है, तो यहाँ पर मीटर वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 0.28 और गुने h के जगह पर ये मीटर में कितना दिया होगा 2.5, तो ये ले लेंगे और गुने 2 ले लेंगे। अब ये जो निकलेगा ना, इसके बाद हमको इसको प्लास्टर करने का खर्च, इसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, प्लास्टर करने का खर्च कितना होगा, तो ये जितना भी गुना करके आएगा उसमें 125 रुपया से गुना करके जितना होगा वो रुपया में बदल जाएगा।
तो हम समझते हैं कि इसको समझ लिए होंगे, और जहाँ गुना उना का थोड़ा माइनर मिस्टेक होगा उसको मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद 2.5 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको उतार लीजिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है यहाँ की 2.8 डेसीमीटर आंतरिक व्यास वाले 7.5 डेसीमीटर लंबे एक ज्वलनशील गैस सिलेंडर में 15.015 किलोग्राम गैस रहने पर प्रति घन डेसीमीटर गैस के वजन को हिसाब करके लिखें। क्वेश्चन क्या है कि एक माने ऐसा कोई सिलेंडर है जिसका भीतर का व्यास दिया हुआ है 2.8 डेसीमीटर और वो लंबा कितना है 7.5 डेसीमीटर। उस गैस सिलेंडर में टोटल वजन कितना रखा हुआ है 15.015 गैस है, रहने पर प्रति घन डेसीमीटर। तो बड़ा सिंपल है इसमें कि क्या करेंगे हम, भीतरी मतलब सिलेंडर के भीतर में कितना गैस आएगा उसका आयतन कितना होगा ये आयतन निकाल देंगे और उस आयतन से वजन में जितना वजन दिया हुआ उससे भाग देंगे। जैसे हम दिखा रहे हैं कि पहले क्या दिया हुआ है, सिलेंडर का व्यास, तो व्यास से हम क्या निकालेंगे, पहले अर्धव्यास निकालें। अर्धव्यास का मतलब आर होता है, तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा 2.8 है तो 1.4 डेसीमीटर हो जाएगा। और सिलेंडर की ऊंचाई कितना दिया हुआ है माने h कितना है, तो ये हो गया 7.5 डेसीमीटर। तो सिलेंडर माने भीतर का है, ठीक है, भीतरी अर्धव्यास, तो इसका मतलब भीतरी आयतन निकल जाएगा। भीतरी आयतन कितना निकलेगा 2, आयतन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, आयतन के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 1.4 और 1.4 स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे और एच का मान है 7.5, यहाँ कटेगा 0.2 हो जाएगा यहाँ, तो जितना है उतना भीतरी आयतन हो जाएगा। और सिलेंडर में गैस का वजन कितना है, गैस का वजन कितना है तो 15.015 कितना दिया हुआ है केजी, इसलिए प्रति घन डेसीमीटर वजन कितना होगा, तो ये जो कुल वजन दिया हुआ है इस कुल वजन में क्या करेंगे ये वाला से भाग देंगे, ये मतलब कितना 22 गुने 0.2 गुने 1.4 और गुने 7.5, इससे भाग दे देंगे, जितना आएगा उसमें काट करके वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि चूंकि चैप्टर लंबा है इसलिए आप लोग इसको आज का जो इस वीडियो है इसको बढ़िया से इसको देखिए एक बार फॉर्मूला के बाद हमने फॉर्मूला का एप्लीकेशन पर 3-4 क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में इसका बाकी क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है।